इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए इस क्लास में हम चर्चा करते हैं लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, यह 9वीं कक्षा का एक चैप्टर है जो कि पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र विषय से संबंधित है। लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा समझने में और लोकतंत्र का महत्व समझने में यह चैप्टर हमारी काफ़ी सहायता करता है। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। पहले हम इसका परिचय जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र को साधारण शब्दों में, सामान्य भाषा में हम कैसे समझें, ये क्या होता है। लोकतंत्र क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। हम बहुत सरल परिभाषा से इसकी शुरुआत करते हैं, बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी समस्या का लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है और किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है और अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। अध्याय के अंत में हम इस बात को भी समझ सकते हैं या फिर अपने न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की एक बेहतर परिभाषा, एक बड़ी परिभाषा भी हम गढ़ सकेंगे। एक बड़ी परिभाषा, एक विशाल परिभाषा, एक विराट परिभाषा को हम समझने में एक तरह से सक्षम हो पाएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, ऐसा क्यों है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। यह माना जाता है कि वर्तमान समय में, आज की अगर हम बात करें तो इसमें लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति अगर है तो वो लोकतंत्र है। लेकिन प्रश्न उठता है वाई, ऐसा क्यों। लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति क्यों है। लोकतंत्र ही लोकप्रिय शासन पद्धति क्यों है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, बातें हैं जो लोकतंत्र को दूसरी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती हैं। क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। देखिए, वर्तमान में जितनी भी शासन पद्धतियां हैं उन सभी शासन पद्धतियों में क्या लोकतंत्र ही सर्वोत्तम है, यह भी हम इस चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले जो हिस्से हैं या आने वाले जो भाग हैं उसमें हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो इसमें मूल प्रश्न है इस चैप्टर का, लोकतंत्र क्या है। ये चैप्टर दो बड़े प्रश्नों के साथ साथ या इर्द गिर्द घूमता है। पहला है लोकतंत्र क्या है और दूसरा है लोकतंत्र क्यों। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र ही क्यों, कोई और शासन पद्धति क्यों नहीं। तो उसका उत्तर हम अगले खंड में जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपको समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामाजिक विशेषताएं लिखें या कुछ सामान्य विशेषताएं बताएं। तो सरकारें मोटे तौर पर दो प्रकार की होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। यानी ऐसी सरकारें जो लोकतांत्रिक में विश्वास करती हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती हैं, जो लोकतांत्रिक पद्धति का अनुसरण करते हुए निर्णय लेती हैं, जनता का कल्याण करती हैं, जनता का भला करती हैं। और दूसरी ओर गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं जिसमें ना तो जनता की भागीदारी होती है, ना जनता सरकार को
चुनने में अपनी भूमिका निभाती है, और ना ही वह सरकार लोगों की राय या लोगों के ओपिनियन को महत्व देती है। तो इस तरह की सरकारें जो जनता की बिना भागीदारी के, जनता की बिना राय मशवरे के शासन चलाएं और जनता के हितों को में कार्य करते समय जनता के हितों की परवाह ना करें, उन्हें हम गैर लोकतांत्रिक सरकारें कहते हैं। तो ये जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनमें निरंकुश राजतंत्र आता है नंबर 1, नंबर 2 सैनिक तंत्र आता है, नंबर 3 कुलीन तंत्र आता है। कुलीन तंत्र या धनिक तंत्र यानी कि वहाँ अमीर लोगों का शासन होता है, वहाँ पर जो अमीर लोग हैं वही शासन चलाते हैं। कुलीन लोग शासन चलाते हैं, ऊंचे परिवार के, अपने आप को उच्च कुल के कहने वाले लोग सरकार चलाते हैं। इसके अलावा तानाशाही शासन व्यवस्था होती है, जिसमें तानाशाह होता है और वह मनमानी करता है, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं होता। तो इस तरह की जो सरकारें हैं इन्हें हम गैर लोकतांत्रिक सरकारें कहते हैं। अब हमें आवश्यकता है कि भाई इसकी एक परिभाषा गढ़ें, लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ें, लेकिन इस परिभाषा की ज़रूरत क्यों? Why do we need a definition of democracy? This is a simple question कि हम लोकतंत्र की हमें परिभाषा की आवश्यकता क्यों है? तो इसकी आवश्यकता निम्नलिखित जो इसमें बातचीत है इस चैप्टर में, जिसमें मैरी नाम की एक लड़की है और एक लिंग 2 मैडम है, वो दोनों आपस में बात कर रही हैं। उनके बीच में एक और बच्चा है जिसको रिबियांग कहते हैं, दूसरा योलंदा है। तो ये सब 4-5 मिलकर के एक चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र का क्या अर्थ है, लोकतंत्र की परिभाषा की ज़रूरत क्या है। तो इस चर्चा पर हम विचार ना करके या इस चर्चा पर चर्चा ना करके हम आगे बढ़ते हैं। एक सरल परिभाषा, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। यानी कि जो पीछे चर्चा हुई है उस चर्चा में कुछ ऐसी सरकारों के दावे किए गए हैं उसमें जो अपने आप को लोकतांत्रिक बता रही थी, ठीक है। और लोकतांत्रिक होने के साथ साथ तो उसके बीच में जो असमानताएं थीं, जो समानताएं थीं, उनके ऊपर हमसे चर्चा करते हैं। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। अगर लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। यानी सरकार को चुनने का अधिकार, अगर लोगों के पास सरकार चुनने का अधिकार है तो वह सरकार फिर लोकतांत्रिक है। सबसे पहली उसकी जो है विशेषता या उसकी पहचान यही है कि अगर लोगों को सरकार चुनने का अधिकार है, सरकार चुनने में, सरकार बनाने में जनता की कोई भूमिका है, तो इसका मतलब वह सरकार लोकतांत्रिक है, वह सरकार प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। इसलिए सरकार को चुनने, इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक सिंपल सी परिभाषा दी हुई है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी क्या है? एक सरकार का रूप है, शासन का रूप है, जिसमें शासन चलाने वाले शासक कहलाते हैं जो, तो उन शासकों का अर्थात शासन चलाने वालों का या सरकार का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है। और वो चुनाव कैसे करते हैं? अपनी मर्जी से करते हैं, बिना किसी भय, बिना किसी पक्षपात, बिना किसी भी डर के, बिना किसी दबाव के, ठीक है। तो लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है शासन का जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं और सरकार चलाने में एक तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है ये, क्योंकि इस परिभाषा के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं
कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को चलाने में जनता की भागीदारी होती है। क्यों? क्योंकि सरकार चलाने वाले जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। तो एक अगर ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा चुनी गई है, जो जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से जो चुनी हुई सरकार है, उसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि गैर लोकतांत्रिक सरकार कौन सी हो गई? गैर लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार हो गई जिसमें या जिसे चुनने का अधिकार जनता के पास नहीं होता। ठीक है, वह गैर लोकतांत्रिक सरकार है। अर्थात जो सरकार चल रही है उस सरकार को बनाने में, उसे चुनने में जनता की कोई भूमिका नहीं, जनता ने उसे नहीं चुना, वह अपनी मर्जी से सरकार चल रही है और अपनी मनमानी कर रही है। म्यांमार जो कि भारत के बिल्कुल पड़ोस में है, भारत के एक पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहते थे पहले। तो जो म्यांमार जो देश है, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। ठीक है, अभी हाल ही में म्यांमार में एक लोकतांत्रिक सरकार को, चुनी हुई सरकार को हटा करके उसके स्थान पर सैनिक शासन की स्थापना की गई है। यानी वहाँ का जो सेना है, वह उस सेना ने शासन अपने हाथ में ले लिया है। वहाँ पर पहले आंग सान सूकी की शासन सरकार थी, जो कि लोकतांत्रिक सरकार थी, जनता की चुनी हुई सरकार थी, जिसे अपदस्थ करके, हटा करके सेना ने शासन अपने हाथ में ले लिया है और वहाँ एक सैनिक सरकार चल रही है, सैनिक शासन चल रही है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। जैसे सेना में जनरल होता है ना, वही जनरल सेना उस सरकार का बॉस हो गया, सरकार का सर्वे सर्वा हो गया, और जो अधिकारी, दूसरे अधिकारी, अन्य अधिकारी हैं, वो उस सरकार के और जो है अन्य अधिकारी बन गए। तो जिन लोगों का सेना पर कब्जा था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है ना। लोकतंत्र की एक परिभाषा क्या होती है, या एक उसकी जो अर्थ क्या होता है लोकतंत्र का, उसका एक अर्थ या उसकी एक विशेषता यह होती है कि शासन में, शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी होती है। शासक द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं वो जनमत के आधार पर लिए जाते हैं, जनता की राय जानने के बाद, जनता की राय को जानने या राय को समझने के बाद लिए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पिनोशे, जो कि चिले का एक तानाशाह था, पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। जहाँ पर राजतंत्र होता है वहाँ पर भी सरकार को, राजा को चुनने में जनता की कोई भूमिका नहीं होती। वहाँ पर एक पैतृक, राजा का पद पैतृक होता है, यानी कि उसके पिता के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, या पिता जिसको अगर चाहे तो अपने बड़े बेटे को राजा बना देता है अपने जीवित रहते हुए। यदि राजा की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ सिद्धांत है कि जो सबसे बड़ा बेटा है वही शासक बनता है। तो वहाँ पर जनता की कोई भूमिका नहीं राजा को बनाने में, तो वह लोकतांत्रिक नहीं है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। यानी कि राज परिवार में उनका जन्म हो गया, इसलिए वो खुद ब खुद अपने आप ही वहाँ के शासक बन जाते हैं। यानी जनता की भूमिका राजाओं को चुनने में या बादशाहों को चुनने में बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से हम इस परिभाषा के माध्यम से यह समझने में सक्षम हो जाते हैं यहाँ तक आते आते कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, और अलोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक सरकार शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता नहीं करती, बल्कि शासक या तो खुद ही राज परिवार में जन्म लेने के कारण खुद शासक बन जाते हैं, है ना, तो राजा के बाद उसका बेटा राजा बन जाता है, या फिर सेना अपने शासन को अपने हाथ में ले लेती है, क्योंकि सेना के पास जो है ताकत है, शक्ति है, उसको हथियार है, गोला बारूद है, तो उस शक्ति के बल पर शासन को अपने हाथ में ले लेती। जनता ने सरकार को नहीं चुना,
तो इस तरह की सरकार अलोकतांत्रिक होती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें वही होती हैं जिन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ तक समझने की हमने ये कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब टॉपिक है। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करो, है ना, लोकतंत्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। लोकतंत्र की विभिन्न परिभाषाएं हैं, ठीक है। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, जनता करती शासकों का चुनाव। इससे अनेक सवाल खड़े होते हैं, जैसे नंबर 1, इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना होना या चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। क्योंकि कुछ प्रश्न अपने आप ही ये पैदा होते हैं जब हम ये परिभाषा को स्पष्ट रूप से इस परिभाषा को देते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो अपने आप फिर आएगा भाई शासक क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रूलर। इसको अंग्रेजी में रूलर कहते हैं, जो रूल करता है, हु रूल्स, हु गवर्न्स, ठीक है, जो गवर्न करता है वो शासक है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नीचे मंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब लोग शासक कहलाते हैं, दे आर रूलर्स, ठीक है। और इनको चुनने में जनता की भागीदारी होती है, जनता की भूमिका होती है। जनता चुनाव के माध्यम से नहीं चुनती है, जनता चुनाव में वोट डालती है, वोट डालने के बाद अपना मतदान के बाद इनका चुनाव होता है और फिर ये जनता के हित में काम करते हैं। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। अब चुनाव हो गया, चुनाव भी होने का एक दो तरह के चुनाव होते हैं। एक तो होता है कि चुनाव सिर्फ नाम के लिए हो रहा है, हाँ, एक फॉर्मेलिटी, सिर्फ औपचारिकता है कि लोगों के पास पसंद ही नहीं है अपनी, वो सिर्फ एक नेता को चुनने के लिए उन्हें कहा जाता है कि भाई आप इसी आदमी को वोट दीजिए या इसी व्यक्ति के सामने वाला बटन दबाइए। यानी कि लोगों को दबाया जाता है, लोगों को डराया जाता है या फिर लोगों को प्रलोभन दिया जाता है। तो इस तरह का जो चुनाव है वो सही मायने में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हो सकता। अब लोकतांत्रिक चुनाव कौन सा होता है। लोकतांत्रिक चुनाव सही मायने में वही चुनाव है जिसे जनता बिना भय, बिना पक्षपात, बिना लालच या प्रलोभन के करती है। ऐसे चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। अपनी मर्जी से नेता का चुनाव करते हैं, किसी के डर या किसी के दबाव से वोट नहीं डालते या कोई लालच या प्रलोभन के माध्यम से भी चुनाव में हम वोट नहीं डालते। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसे हम लोकतांत्रिक चुनाव, सही मायने में लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं, ये भी प्रश्न उठता है। इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं, यह प्रश्न यहाँ पर सिर्फ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब हम लोकतंत्र की परिभाषा स्थापित करते हैं तो उस परिभाषा में से भी बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जैसे कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, इसका सीधा सा उत्तर है किसी भी देश के मतदाता, किसी भी देश के जो वोटर हैं, जो नागरिक हैं, नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है। नागरिक जो है मतदाता होते हैं, तो वो मतदाता वोट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग जिन्हें मतदाता या मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता है वो चुनाव नहीं कर सकते। वो बड़े दुर्दांत अपराधी हो सकते हैं, है ना, या फिर विक्षिप्त लोग हो सकते हैं जिनका मानसिक संतुलन नहीं है, सरकार ने उनसे अपना वोट का अधिकार कुछ समय के लिए छीन लिया है, या फिर कोई विदेशी है उसको भी वोट का अधिकार नहीं होता है। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी होता है। यस, अगर सच्चे मायने में लोकतंत्र है, सही लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र है, तो वहाँ पर उस चुनाव में प्रत्येक नागरिक की
जो बराबरी की हैसियत होती है। कोई नागरिक छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। वन मैन वन वोट, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक मत और समान उसका मूल्य, समान उसकी हैसियत है। चाहे वो व्यक्ति गरीब है या अमीर है, दोनों की वोट का वैल्यू समान है, दोनों की मत की हैसियत बराबर है। और एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है, चाहे वो कितना ही बड़ा, कितना ही अमीर, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसे भी एक वोट देने का अधिकार है। और एक गरीब जो फुटपाथ पर रहता है, एक झोंपड़ी में रहता है और भारत का नागरिक है और मतदाता है, उसे भी एक ही वोट देने का अधिकार है। तो क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? यस, कर सकती है। जैसे कि कोई बड़े अपराधी होते हैं जो अपराधों में संलिप्त होते हैं, उन्हें भी या फिर गैंगस्टर होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उन्हें मतदान से जो है अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। या फिर जो अपने ही देश के अंदर रहने वाले कुछ विदेशी लोग हैं, उन्हें भी वंचित किया जाता है। अब है कि सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार की कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हम लोकतंत्र की परिभाषाओं को समझकर, जो लोकतंत्र की जो परिभाषाएं हैं, इन्हें समझकर, लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को समझ करके ही हम इनका उत्तर अपने आप ही हमें मिल जाता है। तो आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी चर्चा करते हैं। लोकतंत्र की पहली प्रमुख विशेषता जो है वह है कि प्रमुख निर्णय या प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी देश में, जैसे हमारे यहाँ पर उदाहरण के लिए अभी कल ही श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो टेलीविज़न पर आते हैं और एक घोषणा करते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर के, या 18 वर्ष या उससे ऊपर के, या फिर अन्य सभी लोगों को, भारत के जितने भी लोग हैं उनमें बच्चे भी शामिल हैं, सबको मुफ्त में टीका मिलेगा, सबको फ्री में टीका मिलेगा। तो ये जो निर्णय लिया गया है, ये प्रधानमंत्री ने लिया है। प्रधानमंत्री के साथ और भी जो मंत्री हैं उनसे भी सलाह मशवरा की गई थी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्वाचित नेताओं द्वारा लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी निर्वाचित नेता हैं, वो स्वयंभू नेता नहीं है कि अपने आप नेता बन गए। जनता ने उन्हें चुना है, जनता ने चुनाव के द्वारा, इलेक्शन के माध्यम से उन्हें चुना है। जैसे किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, तो वहाँ पर जो फैसले लिए जाते हैं वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल भी जो है एक तरह से चुने हुए नेता ही हैं। तो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं द्वारा लिए जाते हैं। भारत में इसके लिए एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी। यहाँ पे एक छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ये कि परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान का जनरल था, सैनिक ऑफिसर था बड़ा, उसने 1999 में 1999 में सैनिक तख्ता पलट के कर दिया था, ठीक है। और वो खुद वहाँ पर जो है शासक बन गया था। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर दिया, उखाड़ कर फेंक दिया और खुद शासक बन गया, खुद को देश का प्रमुख घोषित कर दिया, ठीक है। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह भी करा के अपना कार्यकाल उसने 5 साल लिए बढ़ा लिया और पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर उसने अपना कब्जा स्थापित कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह में एक धोखाधड़ी है। यानी कि वो जनमत संग्रह क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जनमत संग्रह? जनमत संग्रह को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इसको हम रेफरेंडम कहते हैं, जनमत संग्रह, ठीक है। जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह एक ऐसी विधि है जिसमें चुनाव के माध्यम से
जनता की राय जानी जाती है। किसी भी मुद्दे पर प्रशासनिक मुद्दे पर जनता की राय जानने की विधि, और वो विधि क्या है? चुनाव। चुनाव के माध्यम से एक मुद्दे को जनता के बीच में लेके जाया जाता है और फिर जनता की राय पूछ जाती है कि भाई क्या आप इसके समर्थन में हैं या इसके खिलाफ हैं या इसके विरुद्ध हैं। तो ऐसे ही एक जनमत संग्रह करवाता है परवेज मुशर्रफ, जिसको जो कि एक तरह से वास्तविक या सही नहीं था, है ना, उसमें धोखाधड़ी थी और उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई थी। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है, सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा बल की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि किस तरह से लोग पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ, जो कि सेना का जनरल था, उसने शासन को अपने हाथ में ले लिया और चुनी हुई सरकार को उखाड़ कर वहाँ से फेंक दिया। तो इस पाकिस्तान की जो कहानी है, इससे हम ये समझते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता यह है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए जो अपनी मर्जी से शासक बन गया, जैसे कि परवेज मुशर्रफ। तो वो एक तरह से लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो सकती। वह चुनाव भी उसने करवाए, लेकिन वो चुनाव झूठे थे, सत्य नहीं थे, उसमें धोखाधड़ी थी, उसके अंदर धांधलियाँ की गई थी। तो वो सही मायने में लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। और परवेज मुशर्रफ के द्वारा जो भी निर्णय, जो भी फैसले लिए गए थे, वो सारे के सारे फैसले गैर लोकतांत्रिक थे, क्योंकि वो फैसले जनता के चुने हुए नेता के द्वारा नहीं लिए गए। तो पहली विशेषता इसकी यही हो गई कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे, प्रमुख निर्णय जनता के चुने हुए नेताओं द्वारा लिए जाते हैं। नंबर 2, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली या चुनावी मुकाबला होता है। लोकतंत्र की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। जैसे कि चुनाव हो, लेकिन चुनावों में अगर धांधलेबाजी है, धोखाधड़ी है, हिंसा की जा रही है, मारकाट हो रही है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, तो इस तरह की अगर लोगों को लालच दिया जा रहा है, रुपए पैसे देकर वोट खरीदे जा रहे हैं, तो इस तरह के चुनाव को हम सही स्वतंत्र चुनाव नहीं मान सकते। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना या होना भी लोकतंत्र में आवश्यक है, जरूरी है। यह भी इसकी प्रमुख विशेषता है, उसका लक्षण है। उदाहरण के लिए भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को स्थापित किया गया है, क्योंकि भारत में भी लोकतांत्रिक प्रणाली है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली चुनाव कराने का जिम्मा किसको सौंपा गया है? इसका उत्तर है भारत के चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है आर्टिकल 324 में, और उसमें लिखा गया है कि भारत का एक निर्वाचक जो है चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसको हम चुनाव आयोग भी कहते हैं, और वह चुनाव आयोग समय समय पर संसद के दोनों सदनों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा राज्य की विधानसभाओं के चुनाव संपन्न करवाए। ठीक है, तो ये जो है चुनाव से संबंधित है, इसमें सारा वृत्तांत, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें मुख्य तौर पर यही समझाया गया है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव अगर होते हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, अन्यथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों, समान मौके हों। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति उसके हाथ में सत्ता आ गई और वो धोखाधड़ी करके, धांधलेबाजी करके, लोगों को डरा के, धमका के खुद चुनाव जीतता रहे हर बार। तो इस तरह के चुनाव को हम सही चुनाव नहीं मान सकते, क्योंकि वह चुनाव ना तो निष्पक्ष है और ना ही स्वतंत्र है।
अगला जो है इसकी जो विशेषता है वह विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो व्यक्ति गरीब है या अमीर है, उसे एक ही वोट, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, चाहे वो किसी भी जाति का है किसी भी धर्म का है, उसे एक ही वोट का अधिकार है। और उसकी वोट का भी एक ही समान मूल्य है, उसकी वोट का एक जैसी हैसियत है कि कोई अमीर गरीब, ये नहीं कि एक व्यक्ति की जो वोट है वो बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा उसका महत्व है, ऐसा नहीं है। अमीर की वोट का अभी इतना ही महत्व है जितना ही गरीब की वोट का महत्व है। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में तो सभी नागरिकों को समान रूप से मताधिकार दिया हुआ है, बिना किसी जाति धर्म लिंग के भेदभाव के, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यानी महिलाओं को भी यहाँ पर अधिकार, मतदान का अधिकार दिया हुआ है, जबकि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं है। अगर हम ये बात करें तो औरतों को वोट का अधिकार नहीं है। ठीक है, 2015 तक नहीं था ये, अब वहाँ पर यह अधिकार महिलाओं को मिल गया है। एस्टोनिया की अगर हम बात करें तो एस्टोनिया ने अपने यहाँ पर नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। वहाँ पर जो एस्टोनिया है वहाँ पर कुछ लोग अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक लोग वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, वो किसी विशेष धर्म के होते हैं या विशेष जाति के होते हैं या विशेष भाषा बोलने वाले होते हैं। तो ऐसे ही एस्टोनिया में कुछ लोग रूसी जो समुदाय से संबंध रखते हैं, और तो वहाँ पर उन्हें मतदान के अधिकार को हासिल करने में मुश्किल होती रही है। फिजी की बात करें तो फिजी भी एक देश है। वहाँ की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। यानी कि फिजी में कुछ लोग भारत से जाकर के वहाँ बस गए हैं, तो वहाँ भारत के लोगों को वोट का अधिकार तो है, लेकिन दोनों के वोटों की जो अगर मूल्य की बात करें तो मूल्य दोनों में अंतर है। भारत के लोगों के वोट का जो मूल्य है, महत्व है, वो कम है, और फिजी के मूल निवासियों के वोट का महत्व ज़्यादा है। जबकि भारत में वन मैन वन वोट और इक्वल या वन वैल्यू, समान वैल्यू का सिद्धांत है। तो इस तरह से, इस प्रकार लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। इसके साथ ही अगली जो इसकी विशेषता है वह है कानून का राज। जहाँ भी लोकतंत्र होगा वहाँ पर कानून का राज होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, और अधिकारों का आदर होता है, यानी कि नागरिकों के अधिकार होते हैं। कानून का राज और नागरिकों के लिए अधिकार होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर कानून का राज पाया जाता है, किसी की मनमानी नहीं चलती। यहाँ भारत का संविधान है और जो भी निर्णय या नीतियाँ बनाई जाएंगी वो संविधान के अनुसार सही होनी चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर वो नीतियाँ बननी चाहिए, तभी वो कानून या नीति बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। तो कानून का राज एक महत्वपूर्ण विशेषता है लोकतंत्र शासन व्यवस्था। अगली विशेषता है अधिकारों का आदर। लोकतांत्रिक शासन अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, 6 मौलिक अधिकार, जिसमें समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अतिरिक्त भारत के नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें वोट का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी भी सरकारी पद को प्राप्त करने का अधिकार है यदि हम उसके योग्य हैं, तो सरकार की आलोचना करने का अधिकार। इसके अतिरिक्त बहुत सारे आर्थिक अधिकार हैं, बहुत सारे सामाजिक और कानूनी अधिकार हैं। तो यह सब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव है। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में ना तो कानून का राज होता है,
और ना ही अधिकारों के लिए कोई स्थान होता है। तो इस तरह से ये इस लोकतंत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं को आप ध्यान से समझें और इस वीडियो को ध्यान से सुनें, इसे बार बार देखें, तो आपको लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र